सो बच्चे मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को जेन में भी रखते हुए बोलूँगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लास विद इन द सेम इन्वायरमेंट डिस्कस की थी, जिसमें क्लास अरिथमेटिक्स को डिस्कस किया था। सो अब हम लोग इसका क्लास न्यू क्लास ऐड करेंगे, लेकिन उसका एनवायरनमेंट और उसकी फाइल भी सेपरेट होगी। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेम स्पेस के सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नेम आप लोगों ने रखा था वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की ऑप्शंस आएंगी। यहाँ पे आप ऑप्शन ऐड के ऊपर जाएंगे तो फर्दर एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। उस विंडो के अंदर एंड पे एक क्लास लिखा हुआ है, वहां पे आप लोग आके क्लिक करेंगे तो देन एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। इस विंडो के ऊपर जाके यहाँ पे आप लोग सिंपली जस्ट नाम पुट करेंगे कि जो आप लोग नाम रखना चाह रहे हैं। तो नाम रखते वक्त कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज का नाम रखना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट है, चाहे आपके पास कोई क्लास है, तो देन आप नाम अगर एक से ज्यादा वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो देन हर वर्ड का जो पहला लेटर है कैपिटल रख लें और उनके दरमियान स्पेस ना रखें। सो जैसे सपोज करें मैं रखता हूँ 1D अरे का काम करना है, तो मैं यहाँ पे वन का ओ कैपिटल रख दिया। मैं नाम को भी थोड़ा सा शार्ट रखूंगा, मैं 1 डायमेंशनल की बजाय 1D रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें 1D अरे का काम करना है तो मैं कंप्लीट यहाँ से नाम कुछ ऐसा रखेंगे उससे उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी इसकी रिफ्लेक्ट हो रही हो, ठीक है। सो 1D अरे, 1 का ओ कैपिटल, डी का डी कैपिटल और अरे का ए कैपिटल। तो यहाँ से हमें उसका जो नाम है वो कंप्लीट भी रिफ्लेक्ट हो सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, किसमें किस तरह का काम होया होगा। सो उसके बाद आप लोग ऐड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गौर करें कि 1D अरे भी इस तरह से एक सेपरेट फाइल की फॉर्म में आ गई है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो हर फाइल की जो एक्सटेंशन साथ आ रही है, यहाँ पे .cs लिखा हो रहा है, यहाँ पे भी आपके पास .cs है। तो जिस फाइल की साथ एक्सटेंशन जो है वो .cs है, इसका मतलब वो क्लास टाइप की फाइल है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास .ppt है, .pdf है, .jpg है, इस तरह से जितनी भी वो आपके पास या .doc है, तो वो फाइल की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या शो करती है तो किस तरह के सॉफ्टवेयर से ओपन होगी। सो अगर आप लोग गौर करें तो जिस तरह से एक सेपरेट फाइल बनी है तो इसकी एनवायरनमेंट भी आपके पास क्या है, सेपरेट है। मतलब वो वहां पे जिस तरह से क्लास अरिथमेटिक्स हम लोगों ने ओपन किया था, जितनी भी आप फाइल्स ओपन करते जाएंगे यहाँ पे लिस्ट रन होती जाएंगी। आप जहाँ से भी डायरेक्टली जाके एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में मूव कर सकते हैं। नाउ एक चीज कॉमन है कि अगर यहाँ पे आप इस प्रोग्राम क्लास की जो नेम स्पेस है वो देखें, वो माई क्लास प्रैक्टिस है। सिमिलरली 1D अरे में भी आएंगे तो उसकी भी जो नेम स्पेस है वो कौन सी है, माई क्लास प्रैक्टिस है। यानी कि इन तमाम की जो नेम स्पेस है वो सब की सब क्या होंगी, सेम होंगी। अगर नेम स्पेस सेपरेट हो जाएगी, वो हम लोग फ्यूचर में मैं वो प्रैक्टिस करवा दूंगा, अगर नेम स्पेस सेपरेट हो जाएगी तो हमें यहाँ पे यूजिंग दैट नेम स्पेस फिर करना पड़ा करेगा, ठीक है। अगर नेम स्पेस डिफरेंट हो जाती है तो देन यहाँ पे हमें यूजिंग दैट नेम स्पेस करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसकी क्लासेस को यहाँ पे यूज कर सके। सो अगर यहाँ तक समझ आ गई है। और एक चीज और यहाँ पे देख लें अगेन के सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर 1D अरे एज अ सेपरेट एनवायरनमेंट आई है, सेपरेट फाइल आई है, ठीक है। सो हम लोग इस क्लास के अंदर तमाम फंक्शनैलिटीज रेलिवेंट टू 1D अरे परफॉर्म करेंगे। उनको कॉल हम लोग कहाँ पे करेंगे, प्रोग्राम क्लास का जो मेन फंक्शन है उनको कॉल कहाँ पे करेंगे, प्रोग्राम क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन है वहां पे यूटिलाइज कर लेंगे। कुछ इस तरह से सपोज करें कि ये जो प्रोग्राम क्लास है इसका ये जो मेन फंक्शन है उसमें हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 1D अरे। अब मैं पहले काम क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर हम लोग एक 1D अरे पास करेंगे और उस 1D अरे को क्या करेगा, 1D अरे को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। बट इन फैक्ट बिफोर गोइंग टू द क्लास हम लोग मेन फंक्शन के अंदर रहते हुए 1D अरे डिक्लेयर कैसे करवानी है और वहां पे प्रिंट कैसे करवाना है, तो देन हम लोग क्लास की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोग्राम क्लास के अंदर आके मेन फंक्शन के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर्स का काम हुआ हुआ है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। वंस ये कमेंट हो गया तो उसके बाद मैं यहाँ पे आके 1D अरे डिक्लेयर करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। जिस तरह से हम लोग जैसे जाऊंगा थोड़ा सा बोलूंगा ताकि उसमें वॉइस की क्वालिटी है। हम लोग C++ के अंदर अरे को डिक्लेयर करवाते थे कुछ इस तरह से, इंटीजर साथ उसका नेम, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसका साइज पास कर देते थे और यहाँ पे सेमीकोलन जाकर हम लोग क्या करते थे, उसको इनिशियलाइज करवा देते थे।
ऐसे करते थे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब था, इस एक्स रे को वो आपके कंप्यूटर के ऊपर रैम में इस एक्स रे को 5 इंटीजर्स की मेमोरी देता था, 5 इंटीजर्स की मेमोरी देता था। हर एक का जो इंडेक्स होता था 0 से शुरू होता था, 0 1 2 3 4, यानी 0 से लेके लेस देन साइज ऑफ द अरे जाता था, ठीक है। अब इसको हम लोग इंडेक्स का भी नाम लेते थे और पोजीशन का भी नाम लेते थे, इंडेक्स का भी नाम लेते थे, पोजीशन का भी नाम लेते थे। अब ये जो जब आप लोग इनिशियलाइज करवाते थे तो ये जो 1 था जहां पे स्टोर 2 3 4 जो भी वैल्यूज आप लोग स्टोर करवाते थे उन पोजीशंस के ऊपर जाके स्टोर हो जाती थी। अब ये हम लोग C++ में करते थे, लेकिन यहाँ पे C# में थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट ये वाला जो पोर्शन है, बाकी तकरीबन सारा सेम है, ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। सो जब हम लोगों ने यहाँ पे 1D अरे को डिक्लेयर करवाना है, सेम मेथड डाटा टाइप आप लोग शुरू में रखेंगे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप के अरे बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप लोग शुरू में डाटा टाइप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख देंगे, क्या करेंगे, खाली स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद अरे का नाम आ जाएगा, सपोज एक्स अरे है। अब एक चीज ध्यान में रखें कि C# के अंदर सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन जो है वो क्लास या अरेज, इन तमाम की इंप्लीमेंटेशन बिहाइंड पॉइंटर से इंप्लीमेंट हुए होते हैं, ठीक है। बिहाइंड क्या हुए हुए हैं, पॉइंटर से इंप्लीमेंट हो गए। किसी ग्रुप में किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप न्यू का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर किसी ने सुना उसमें न्यू का कीवर्ड यूज किया था क्लास के साथ, तो उसने कहा कि सर न्यू के ऑपरेटर हम लोग पॉइंटर्स के लिए यूज करते हैं और पॉइंटर्स के लिए हम लोग ये एरो का सिंबल यूज करते हैं। तो मैंने वहां पे भी कुछ ग्रुप में भी आंसर दे दिया कि C# के अंदर बिहाइंड पॉइंटर्स इंप्लीमेंटेड है, बट हम लोग जब तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं तो इंस्टेड ऑफ एरो सिंबल हम लोग क्या करते हैं, डॉट को ही यूज कर लेते हैं C# के अंदर रहते हुए। सो x इज इक्वल टू, हम लोग इसको न्यू का कीवर्ड आप लोगों को याद होगा हम लोग किस लिए यूज करते थे, डायनामिक मेमोरी के लिए यूज करते थे, ठीक है। किसके लिए यूज करते थे, डायनामिक मेमोरी के लिए। डायनामिक मेमोरी क्या होती है, जब बच्चे आप लोग प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम चला दिया, एग्जीक्यूशन होके ब्लैक स्क्रीन सामने शो होगी, उसके बाद जिस तरह से लाइन बाय लाइन चल रहा होगा बिहाइंड, उसी तरह से वो हर लाइन को क्या कर रहा होगा, मेमोरी एलोकेट कर रहा होगा। मतलब पहली लाइन के अंदर x को मेमोरी एलोकेट करनी है तो x को मेमोरी एलोकेट कर देगा, फिर उसके बाद 2-3 फंक्शनैलिटी परफॉर्म सपोज आपने की, उसके बाद आपने y को मेमोरी एलोकेट किया है, तो अगर डायनामिक मेमोरी है तो y को उस वक्त मेमोरी एलोकेट करेगा जब उस y वाली लाइन को यूटिलाइज कर रहा होगा। तो एग्जीक्यूशन के वक्त जब वो इंटरनल वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट कर रहा होगा तो वो डायनामिक मेमोरी होगी। और एक तो ये है कि एग्जीक्यूशन के टाइम को मेमोरी एलोकेट हो रही होगी, और दूसरा ये है कि आप इनकी मेमोरी लोकेशन को विद इन एग्जीक्यूशन सेम एग्जीक्यूशन बार-बार चेंज कर सकते हैं। मतलब यहां पे आप x को मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं न्यू के जरिए, तो 2-3 फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद आप इस x की अगेन न्यू के जरिए क्या कर सकते हैं, मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। इसकी आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने इंप्लीमेंट भी की होगी और आपको याद होगा जब आप लोगों ने एसीटी के अंदर लिंक लिस्ट को पढ़ा होगा लिंक लिस्ट को पढ़ा होगा, तो उसमें आपने जब एक नोड बनाई उसके बाद यस प्रेस करने के बाद या वाई प्रेस करने के बाद आपने ऊपर दोबारा से नोड एंटर करते थे, तो वो उसको न्यू नोड की न्यू के लिए नई मेमोरी एलोकेट करता था। तो वो सेम न्यू नोड ही होती थी, लेकिन उसको मेमोरी बार-बार क्या होनी होती थी, नई मेमोरी होती थी। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यानी कि जब आपने ब्लैक स्क्रीन रखी होती थी वहां पे आप वैल्यूज एंटर करते थे, वाई प्रेस करते थे, दोबारा न्यू नोड को मेमोरी मिलती थी, न्यू नोड को दोबारा मेमोरी मिलती थी, उसके बाद आप उसको प्रीवियस नोड या लास्ट नोड, फर्स्ट नोड या लास्ट नोड का नाम देते थे। याद है ये थोड़ी बहुत बातें नहीं इंप्लीमेंट की थी, इसलिए नहीं पढ़ा इसलिए नहीं सुन रहा हैं तो वो तो नहीं बात करूंगा, बट आप लोग का टाइमिंग ये समझ लें क्योंकि वो फुल फ्लैश पूरा लेक्चर है। अगर आप लोग सेपरेट डिस्कस करना चाहें तो अपार्ट फ्रॉम क्लास को एक्स्ट्रा क्लास रख के मैं आपको फुल कंप्लीट वो समझा सकता हूं अगर आपका अपना इंटरेस्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ
कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप जिन वेरिएबल्स की मेमोरी को बार बार रिपीट कर चेंज कर सकते हैं वो डायनामिक मेमोरी कहलाएगी। ठीक है, वो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि ताकि हम लोग नई मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाके अपनी वैल्यूज को क्या कर सकें, स्टोर करवा सकें। प्रीवियस मेमोरी के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, नई मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाके हम लोग उसका नया डाटा क्या कर सकें, स्टोर करवा सकें। अदरवाइज वो क्या करता है, स्टैटिक मेमोरी के अंदर मेमोरी उसके पास फिक्स रहती है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कोई वेरिएबल सपोज करें इंटीजर m डिक्लेयर करवा देते हैं, सपोज उसमें 10 रखवा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग क्या कर देते हैं, m प्लस इस m को वो मेमोरी एलोकेट करता था इंटीजर टाइप की यानी कि 4 बाइट, और वहां पे जाके 10 स्टोर करवाता था। आप सेकंड लाइन के अंदर वो क्या करते थे m प्लस प्लस, और m की लोकेशन के ऊपर जाके क्या करता था, ड्यू टू दिस टाइम 10 के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देता था, यानी कि 10 की जगह पे क्या स्टोर करवा देता था, 11 स्टोर करवा देता था। ठीक है, फिर उसके बाद आप m से एलिमेंट को कोड करते थे, फिर नीचे जाके आप सपोज करके कर देते थे m इज इक्वल टू m प्लस 2। ठीक है, किसी भी लाइन के अंदर वहां पे जाकर अगेन उसी लोकेशन के ऊपर जाएगा और वहां पे जाके क्या करेगा, 11 के अंदर क्या करेगा, 2 ऐड करवाएगा तो वहां पे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, स्टैटिक मेमोरी है, यानी कि कंटीन्यूअसली वो एक ही जगह पे जाके क्या कर रहा है, चेंजिंग कर रहा है, क्योंकि इसकी स्टैटिक मेमोरी एलोकेट हुई है। लेकिन अगर आप न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे, जैसे मैंने वहां पे भी यूज किया लिखा ही है, तो अगर इसकी डायनामिक मेमोरी होगी m की, तो देन आप यहां पे जाके m इज इक्वल टू न्यू, जो भी आप जिस टाइप का होगा वो डिक्लेयर करवाएंगे तो उसको m को नई मेमोरी मिल जाएगी। तो यहां तक जितना काम हुआ होगा वो प्रीवियस मेमोरी के ऊपर, इस लाइन की वजह से m को नई मेमोरी मिल जाएगी, और जो नेक्स्ट काम होगा उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर होगा। तो यानी कि डायनामिक मेमोरी के अंदर उसकी जो मेमोरी है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, रैम के ऊपर चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और जो स्टैटिक मेमोरी है वो आप लोग ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन वो आपके पास सेम रहेगी। मतलब आप वहां पे एक बार बाद स्टार्ट क्लिक करते हैं, डिबग करते हैं, तो देन जो एग्जीक्यूशन फाइल आई है ड्यूरिंग दैट एग्जीक्यूशन कंप्लीट एग्जीक्यूशन उसकी मेमोरी लोकेशन क्या रहेगी, बिहाइंड सेम रहेगी। अब अगर आप उसको चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से अगर पड़ा होगा सॉरी इंग्लिश वगैरह, तो उसमें आप लोग मेमोरी लोकेशन बार-बार चेंज कर सकते हैं, इस वजह से वो डायनामिक मेमोरी कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो न्यू कीवर्ड है ये डायनामिक मेमोरी के लिए यूज होता है कि आप इस वेरिएबल की ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप लोग मेमोरी लोकेशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे न्यू का कीवर्ड और साथ आगे डाटा टाइप इंटीजर, यानी कि इस एक्स वेरिएबल को वो क्या करें, इस एक्स वेरिएबल को क्या करें, इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट करें, और उसका साइज क्या रखना है, क्योंकि ये शुरू में अरे है तो आप यहाँ पे इसका साइज डिफाइन करेंगे। सो अगेन यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 डिफाइन कर दिया। सो यहाँ पे अरे को डिक्लेयर करवाने का ये वाला मेथड है, यानी कि यहाँ तक उसने क्या काम किया है, मैं साथ लिख भी देता हूँ, डिक्लेयर एंड मेमोरी एलोकेशन, यानी कि यहाँ तक क्या काम हुआ है, एक्स वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और उसको इंटीजर टाइप की 5 साइज की जो है ना वो मेमोरी एलोकेट होगी है, और वो जब ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम ब्लैक स्क्रीन सामने आएगी तो वो आपके कंप्यूटर की जो रैम है वहां पे उस रैम के ऊपर उसको क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, कोई ना कोई जो बॉक्स होगा मेमोरी का जिसका साइज कितना होगा, अगर यहाँ पे आपने 5 लिखा है 5 इंटीजर यानी कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बाइट का क्या करेगा, चंक उसको असाइन करवा देगा। ठीक है, और उससे रेलिवेंट जो वैल्यूज होंगी वो उन्हीं चंक्स के ऊपर स्टोर हो रही होंगी। बच्चों जहां से समझना है आप लोग क्वेश्चन पूछते रहें, डोंट हेजिटेट कि आपको प्रोग्रामिंग का कोई मसला है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आसान से आसान तरीके में डिफाइन करूँ विद रिगार्डलेस कि आपने पहले चीज पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, सो यहाँ तक समझ आ गया। अब जी बच्चे, अब एक जो क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास सिंपल वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, कोई भी एबीसी कोई वेरिएबल है, उनको मेमोरी ये स्टैटिकली डिफाइन करेगा। लेकिन जो अरेज है चाहे 1D है या 2D है, अरेज के बिहाइंड पॉइंटर्स इंप्लीमेंटेड है, तो पॉइंटर्स के केस में हम लोग हमेशा डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो अरे को हम लोग डायनामिक मेमोरी के जरिए ही डिक्लेयर करवा सकते हैं, वो न्यू का कीवर्ड है। ठीक है, सो बच्चे कोई मसला अभी तक? सो यहाँ तक डिक्लेरेशन है।
अब आप इस x को इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, सेम मेथड जैसा आप लोग फॉर लूप यूज करके इनिशियलाइज करवा सकते हैं किसी फंक्शन की मदद से, या डायरेक्टली भी आप लोग इनिशियलाइज करवा सकते हैं। मैं दोनों तीनों मेथड यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सो फर्स्ट मेथड इज के मैं इसको फॉर लूप के जरिए यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दो। इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। एक चीज ध्यान में रखिए कि SC2 के नहीं मैं आप लोगों को पढ़ाना, हाँ शायद, तो उसमें मैथमेटिका के अंदर जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट होता है। उसकी मैंने आपको वीडियो के अंदर वहां पे लॉजिक भी दी है कि मैथमेटिका के अंदर हर कमांड का एक हेड होता है। हेड क्या होता है? उस कमांड का नेम होता है। मतलब आप टेबल की कमांड यूज करते हैं या लिस्ट की कमांड यूज करते हैं या इवन आप डॉट यूज कर रहे हैं या जो भी आप कमांड यूज कर रहे होते हैं, तो वो उस कमांड को बिहाइंड स्टोर करवा रहा होता है। तो जो जीरो इंडेक्स होता है ना, वो कमांड का नेम वहां पे स्टोर करवा रहा होता है। जबकि C++ या C# जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें उसको उस जो है ना कमांड्स नहीं होती, तो उनका नेम स्टोर करवाने की जरूरत नहीं रहती। तो इस वजह से जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट हो रहा होता है? 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। सो अगेन ये कहां इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? जितना x का साइज है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होकर लेस देन साइज जा रहा है। ठीक है, साइज कितना है? 5। तो ये कहां तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 4 पुट कर सकते हैं। बट बच्चे एक चीज ध्यान में रखें कि हम लोग यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। अब देखिए एक छोटा सा मसला है भी नहीं है। इनफैक्ट आप यहाँ पे साइज चेंज करते हैं, सपोज यहाँ पे 50 कर देते हैं, तो इस एरे से एलिमेंट जहां पे क्या पीछे कोड लिखा होगा हर जगह पे आप जाके क्या करेंगे? चेंजिंग करेंगे 49 या 50 जो भी आपने चेंजिंग करना होगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस आप लोग क्या करें कि यहाँ पे 4 पुट करें। सो यहाँ पे ऑलरेडी को लेस देन 4 है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एट एवरी पोजीशन आप लोग जनरलाइज मेथड को ऑप्ट कर लें। मसलन मैं यहाँ पे अगर क्या करूँ, यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या पास करना है? अरे का साइज पास करना है ना। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या पुट करूंगा? जिस अरे का साइज पुट कर नाम, जिस अरे का साइज लिखना है वो अरे का नाम, साथ ही मैं डॉट लगा दूंगा। डॉट लगाऊंगा तो ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि डिफाइंड हुए हैं। सारे के सारे क्या है? बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि डिफाइंड हुए हैं। सो एक्स डॉट लेंथ का एक फंक्शन है, वो इसका क्या करेगा? ऑटोमेटिकली साइज गेट कर लेगा। सॉरी फंक्शन नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। फंक्शन क्या है? फंक्शन ब्रैकेट्स आती हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है जिसके लिए वो क्या करेगा? उस एक्स अरे का क्या करेगा? साइज हासिल कर लेगा। तो साइज अभी उसका क्या है? 5 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्या ले आएगा? 5 ले आएगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज करें 50 करता हूँ, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे क्या ले आएगा? 50 ले आएगा। तो मेरा जो कोड है वो सम काइंड ऑफ जेनेरिक हो गया है, सम सॉर्ट ऑफ क्या हो गया है? जेनेरिक हो गया। मुझे नीचे चेंज करना नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ ऊपर ही चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कोड क्या होगा? नीचे भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक्स अरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सपोज करें आई भी रखवा सकता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग कोई भी फंक्शन रखवा सकते हैं, जो कि 1 डायमेंशनल हो। ठीक है, सपोज करें एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2x हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। कोई भी इस तरह का फंक्शन आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्टोर करवा सकते हैं, जस्ट फॉर द से कि आप लोग इस अरे को इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ आ रही है आप लोग? घूम बैठे हुए ना तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं पूछे तो इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ आ रही है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि नहीं समझ आती तो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। अब होगा क्या? सपोज करें कि आपके पास यही एक्स अरे है, यही आपके पास एक्स अरे है। इस फॉर को थोड़ा सा समझ लें। जब आई की वैल्यू 0 होगी, जब आई की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 0 होगी, तो उस केस में वो यहां से क्या करेगा? जंप करके इधर आएगा। यहाँ पे जंप करके आएगा तो x का लेंथ क्या है? 5 है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। तो i की वैल्यू क्या है? 0 लेस देन 5 है। कंडीशन आपके पास क्या होगी? ट्रू होगी। ट्रू के केस में वो क्या करेगा? इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ट्रू के केस में इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो
उस केस में वो क्या करेगा, x ऑफ i यानी कि i की वैल्यू क्या है 0, यानी कि x 0 के ऊपर वो क्या रखवा देगा i, तो i की वैल्यू क्या है 0 है, तो x 0 के ऊपर क्या रखवा देगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब सपोज करें कि आपने यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा हुआ है सम सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से i मल्टीप्लाई बाय i प्लस 5 सपोज करें लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो इस फंक्शन को पहले सॉल्व कर लेगा और उसको क्या करेगा वहां पे x को 5 के ऊपर जाके स्टोर करवा लेगा, मतलब इक्वल करके आप इस i की जगह पे क्या रख लेते हैं, इसका कोई फंक्शन रख लेते हैं i स्क्वायर प्लस 1 2 3 या 2i स्क्वायर, कोई भी फंक्शन रखेंगे तो वो उसको सॉल्व करके वो वैल्यू वहां पे क्या करेगा स्टोर करवा देगा। अब उसके बाद जब x 0 स्टोर हो गया तो इस ब्रैकेट से वो क्या करेगा इस कंडीशन के ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करेगा i में इंक्रीमेंट करेगा तो i क्या हो जाएगा 1, तो यहां से फिर वो इधर जाएगा, अगेन i की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी, तो अंदर आ गया तो x की 1 पोजीशन के ऊपर क्या रख देगा उस फंक्शन के मुताबिक वैल्यू रखवा देगा एंड सो ऑन। इस तरह से जब i की वैल्यू 4 होगी तो 4 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो x को 4 के ऊपर क्या रखवा देगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन 4 स्क्वायर, उसके बाद यहां पे आएगा तो i की वैल्यू क्या होगी 5 होगी 5 होगी, तो फिर 5 से छोटा नहीं होता, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो वो फॉल्स के केस में क्या करेगा बाहर आ जाएगा, फॉल्स के केस में क्या होगा बाहर आ जाएगा। फॉलो की समझ आ गई किस तरह से काम करता है। सो अगर ये समझ आ गई किस तरह से वो क्या करेगा, बेसिकली इस रे ऊपर वाली रे को क्या करेगा इनिशियलाइज करवा देगा, इस तरह से ऊपर वाली रे को क्या करेगा इनिशियलाइज करवा देगा। सो ये आपके पास एक एरे आ गई, उसके बाद मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट सेकेंड एरे 1D एरे डिक्लेयर करवाता हूँ और उसको सेकेंड मेथड से हम लोग इनिशियलाइज करवा लेते हैं। वो क्या हो सकता है, सपोज इंटीजर टाइप के रे है, स्क्वायर ब्रैकेट y इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और इसका साइज यहाँ पे अगेन हम लोग 5 पास कर लेते हैं और साथ ही आप कर्ली ब्रैकेट्स में इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दें 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये इसकी डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है, यानी कि ऊपर देखें यहां तक इसने क्या काम किया था डिक्लेयर मेमोरी एलोकेशन, और जबकि इस केस में वो क्या कर रहा है डिक्लेयर भी कर रहा है मेमोरी एलोकेट भी कर रहा है और इनिशियलाइज भी करवा रहा है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके साथ लिख देता हूँ ये डिक्लेयर करवा रहा है, मैं शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, एम फॉर मेमोरी, ए फॉर एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन कर रहा है और साथ क्या कर रहा है इनिशियलाइज भी कर रहा है, ठीक है। इस लाइन में कितने काम हो रहे हैं 3 काम हो रहे हैं, डिक्लेयर मेमोरी एलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन हो रही है। सो ये 2 अरेज हमारे पास आ गई। अब हम लोग इन अरेज के साथ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो जो फंक्शनैलिटीज हैं इनको डिस्प्ले करवाने की, इनको जो है ना ऐड करवाने की, इनके इनमें से कोई नंबर फाइंड आउट करने की, इनके ऊपर कोई ऑपरेशन रिटर्न अप्लाई करने, उन तमाम को मैं क्या करता हूँ क्लास में ले जाता हूँ, उन तमाम को हम लोग क्या करते हैं क्लास में ले जाते हैं। सो क्लास हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हुए हैं, यहाँ तक कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, ठीक है। हाँ जी चले। सो मैं अब 1D अरे के अंदर आके यहाँ पे इस क्लास के अंदर आके मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक डिस्प्ले का पहले फंक्शन बना लेते हैं, फिर उसके बाद कोई और फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई 2-3 इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। सो सपोज करें कि मैं यहाँ पे मैं शुरू में कुछ गलतियां भी करूंगा जो बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये इस वजह से ये काम हो रहा था, ठीक है। सो अभी साथ साथ आप लोग कोशिश करें कि नोट ना करें, आप लोग साथ साथ नोट ना करें, एट द एंड में उन कोड को विद दोज एरर्स आप लोगों के सामने शो करवाऊंगा, देन आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सपोज लिखता हूँ वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन है, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग का थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे 1D अरे पास करनी है, यहाँ पे डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर क्या करना है
जिसको उसने डिस्प्ले करवाना है उस एरे को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इंटीजर टाइप की एक अरे यहाँ पे एज इट इज उसी तरह से लिख देता हूँ इंटीजर है। अब यहाँ पे मुझे साइज वगैरह पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम लोग उस अरे के डॉट लेंथ यूज करके उसका साइज गैस कर सकते हैं। जिस तरह C++ में आप अरे भी पास करते हैं तो उसका साइज भी पास कर देते हैं। यहाँ पे आपको आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी आपके लिए आसानी होगी है कि दो आर्गुमेंट्स आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सो अब यहाँ पे आके एंटर प्रेस करके आप इसकी कोडिंग में आप लोग भी हमेशा यही काम करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखें, अगर मैं कंट्रोल जी करूं, मैंने यहां से सॉरी एंटर प्रेस करके मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट साथ ही लगा दी है। फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर आके मैंने एंटर प्रेस किया है और फिर दरमियान में आके मैं इसका कोड लिखना शुरू कर दूंगा। इससे मुझे फायदा क्या होगा, मेरी जो ब्रैकेट्स की एरर होंगी ना वो ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। मेरी ब्रैकेट्स की जो एरर होंगी वो ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। बाद में मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो नीचे एरर नहीं आएगी कि एक ब्रैकेट कम है या ज्यादा है। ठीक है, हाँ अलबत्ता बंदे को भूख लगी हो, बंदा सुबह जल्दी उठ के आए, नाश्ता ना किया हो, तो बंदा ब्रैकेट्स खा सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे साथ साथ ब्रैकेट्स लगाएंगे तो कभी भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, सो इसमें मैंने अब अरे को डिस्प्ले करवाना है। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, फॉर आई 0 से शुरू करके कहां तक जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास अरे कौन सी आ रही है, ये आ रही है, तो मैं ए डॉट यहाँ पे लेंथ करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका साइज हासिल कर लेगा। ए डॉट लेंथ, तो वो ए का ऑटोमेटिकली साइज ले लेगा। अब देखें ये कोड अब मजीद जेनेरिक हो गया है फंक्शन। अब वहां पे जरूरी नहीं कि आप ए जो पास करेंगे वो फाइल इंडेक्स फाइल साइज वाली पास करेंगे तो उसके लिए काम करेगा। आप 10 वाली भी पास, आपने सपोज करें एक्स अरे का 5 साइज रखा हुआ है, वाई अरे का 10 रखा हुआ है, तो ये वाई के लिए भी काम करेगा और एक्स के लिए भी काम करेगा, वाई के लिए भी काम करेगा और एक्स के लिए भी काम करेगा। यहाँ पे आके सिंपली मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट और राइट लाइन की मैं ऑलरेडी समझा चुका हुआ हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई, ये उस अरे को क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को साथ साथ कॉल भी करूंगा। इस फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पे मैंने इस क्लास के अंदर डिस्प्ले फंक्शन को क्या कर लिया हुआ है, जो डिफाइन कर, अब मैंने इसको कॉल करना है, वो किसी दूसरी क्लास में भी हो सकता है, प्रोग्राम क्लास के मेन फंक्शन के अंदर भी हो सकता है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप सिर्फ मेन के अंदर ही डिफाइन कॉल कर सकते हैं, जिस भी दूसरी क्लास में आप उसकी आपको जरूरत है आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद मैं क्या करूंगा, वापस प्रोग्राम क्लास के अंदर आके जो मेन फंक्शन है वहां पे आके इसको यूटिलाइज करूंगा। अब सपोज करें मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे जैसे आप लोग ये काम करें, अगर लिस्ट में यहाँ पे जो वो बाय डिफॉल्ट देता है लिस्ट, यहाँ पे वो चीज शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है स्टिल कोई मसला है, स्टिल कोई क्या है, मसला। अब देखिए डिस्प्ले का फंक्शन कहाँ पे, उसकी बॉडी कहाँ पे डिफाइन होती है, डिस्प्ले का फंक्शन कहाँ पे किस क्लास में डिफाइन है, 1D array के अंदर डिफाइन है, 1D array क्लास के अंदर वहां पे डिफाइन है। अब हम लोग काम कहाँ पे कर रहे हैं, प्रोग्राम दोनों का एनवायरनमेंट क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। मैंने इसकी भी एग्जांपल लास्ट वीडियो के अंदर दे दी थी कि सपोज करें कि आपके पास दो कंट्रीज हैं, एक पाकिस्तान है और एक ईरान है, दोनों का सेपरेट एनवायरनमेंट है, दोनों को क्या है, सेपरेट एनवायरनमेंट है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या करना चाह रहा है, कोई चीज बाय करना चाह रहा है या कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। सपोज पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है, ईरान से ऑयल परचेज करना चाह रहा है, तो ये नहीं करेगा कि प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर रहा होगा कि पाकिस्तान को ऑयल दे दीजिए, वैसा नहीं करेगा। वो पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो उस कंट्री की एम्बेसी है, ठीक है, उसके एम्बेसडर को कॉल करेगा कि हमें आपके मुल्क से ये रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो वो फिर उस एम्बेसडर की रिस्पांसिबिलिटी होती है जो अपने मुल्क से जो है ना कम्युनिकेट करके वो हेल्प मुहैया करे इस कंट्री के लिए। तो जस्ट लाइक सपोज करें पाकिस्तान में, मैं इसको प्रोग्रामिंग की तरफ लेता हूं, पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को कहना है, इसका मतलब है ईरान का एम्बेसडर उस पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अगर इस प्रोग्राम क्लास में जो 1D array के किसी फंक्शन को यूटिलाइज करना है
उस प्रोग्राम क्लास को क्या करना पड़ेगा, उस 1D एरे के साथ अपने ताल्लुकात इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि वो यहाँ पे उसका एम्बेसडर क्या कर सके, बना सके। ठीक है, एम्बेसडर बनाने का मतलब प्रोग्रामिंग में क्या है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के जरिए वो क्या करेगा, उसके इंटरनल फीचर्स को एक्सेस कर सकता है। सो मैं जब सबसे पहले क्या करूंगा, डिस्प्ले क्लास, डिस्प्ले फंक्शन जिस क्लास में बना हुआ है उस क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए 1D एरे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि 1D एरे की नेम स्पेस भी हुई है और प्रोग्राम क्लास की नेम स्पेस भी क्या है, हुई है। अगर आप, मैंने शुरू में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया दोनों की नेम, अगर ये जहाँ पे 1D एरे भी ना आता तो इसका मतलब ये होना था कि उसकी नेम स्पेस क्या है, डिफरेंट है। सो अगर डिफरेंट है तो उसकी नेम स्पेस को हमें यहाँ पे लिखना पड़ना था यूजिंग दैट नेम स्पेस, जो भी उसकी नेम स्पेस होनी थी, देन फिर यहाँ पे उस क्लास में शो होना, क्लास में शो होना था। सो मैं यहाँ पे 1D एरे, और अब जब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट से भी उस क्लास का नेम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप क्लास एक प्रोग्राम के अंदर 10 क्लासेस से रेलेवेंट काम कर रहे हैं तो आप हर एक का नाम ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, या ऑब्जेक्ट या obj1 obj2 obj3 इस तरह से नहीं रख सकते। तो इस तरह से आपको पता ही नहीं चलेगा obj3 किस क्लास का है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम रखते वक्त भी आप लोग क्या करेंगे, उससे उस क्लास का नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो मैं लिख लेता हूँ OD, 1D है तो O फॉर 1, D फॉर डायमेंशनल। सो मैं उसका नाम रख लूंगा। अगेन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1D एरे को OD को नई मेमोरी एलोकेट करूंगा। अब यहाँ तक देखिए ये उसका खाली कंस्ट्रक्टर है, खाली कंस्ट्रक्टर है जो कि बाय डिफॉल्ट हर क्लास के साथ होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हर क्लास के साथ होगा। और इससे रेलिवेंट मैंने बहुत सी डिटेल लास्ट लेक्चर की वीडियो में डिफाइन कर दी है, वो आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद क्लास में जाके डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, OD डॉट, यहाँ पे देखें जैसे मैंने OD किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, 1D एरे का, OD डॉट किया है तो इसका मतलब है इसको 1D एरे की जो क्लास है उसके इंटरनल फंक्शंस को यहाँ पे देना चाहिए, लेकिन वो डिस्प्ले को यहाँ पे लिस्ट डाउन नहीं कर रहा किसी भी जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो डिस्प्ले फंक्शन है वो अभी तक उसका प्राइवेट फंक्शन है, अभी तक उसका क्या है, प्राइवेट फंक्शन है। अगर मुझे उसको बाहर एक्सेस करना है तो फिर मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए पड़ेगा, यहाँ पे जाके पब्लिक लगाना पड़ेगा कि ये दूसरा बंदा इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, प्राइवेट होगा अगर आप उसके साथ कुछ भी नहीं लिखते। तो अगर लिख देंगे पब्लिक तो देन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर जाके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैं करूंगा OD डॉट, तो यहाँ पे देखिए आप डिस्प्ले आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट जैसी लगाई तो वो मुझे नीचे एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे देखिए वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये डिस्प्ले फंक्शन जो है वो 1D एरे क्लास का फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, जबकि आपको इसके इनपुट आर्गुमेंट में क्या पास करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप की अरे पास करना पड़ेगी। नेम डजंट मैटर, वैल्यू मैटर करती है, वैल्यू मैटर करती है या डाटा टाइप मैटर करती है, नेम मैटर नहीं करता। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इंटीजर टाइप की अरे पास करनी है, x भी इंटीजर टाइप की अरे है, y भी इंटीजर टाइप की अरे है, तो जस्ट मैं यहाँ पे x पास करूंगा तो वो x के लिए काम करेगा। और अगर सपोज करें मैं डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर y पास करूंगा तो देन हम वो क्या करेगा, y के लिए काम करेगा। ठीक है, दरमियान में आप लोग मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसमें प्रिंट करवा दें फर्स्ट अरे सॉरी जो भी स्पेलिंग है। ठीक है, अब मैं जैसे ही प्रोग्राम को चलाऊंगा, अपार्ट फ्रॉम एनी एरर, अब मुझे थोड़ा सा वीडियो वालों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे शेयर में जाके इस फाइल को शेयर करूँ सो दैट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट अरे को उसने शो करवा दिया है 0 1 2 3, सेकेंड अरे 2 4 6 7 8 10, जो भी वैल्यू थी उसने क्या कर दिया है, डिस्प्ले करवा दिया है। समझ आ गई ये चीज़?
कि नहीं आए? अब ये बातें थोड़ी सी लाइव वालों के लिए ठीक होंगी। अब यहाँ पे देखें, एक्सरे को यहाँ पे आने से पहले एक्सरे को उसने डिक्लेयर करवाया, वाई को डिक्लेयर करवाया, तो वो 1D रे में जाके क्या करेगा, डिस्प्ले के फंक्शन में इस एक्स को लेके जाएगा, वहाँ पे जाके लूप चला के जो भी वैल्यूज होंगी कंसोल पे प्रिंट करवाएगा, उसके बाद वापस आएगा और यहाँ पे आके सेकंड अरे का मैसेज प्रिंट करवाएगा। फिर उसके बाद जो है ना सेकंड मेथड की वजह से, सेकंड लाइन की वजह से वो दोबारा उस फंक्शन के अंदर जाएगा, वहां पे जाके वाई को क्या करेगा, शो करवाएगा और वापस आ जाएगा। और कंसोल डॉट रीड लाइन की वजह से वो इसके ऊपर रुका हुआ है। सो बैक टू द प्रोग्राम, और यहाँ पे आके मैं इसकी एग्जीक्यूशन बंद कर दूंगा। मुझे यहाँ तक कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अच्छी तरह बाद में देखते रहना। है अच्छा, सर उसका दर्द कर रहा है। नहीं, आजकल सही तरह के मुसलमान पाए जा रहे हैं ना। फलस्तीन में जो है ना किसी की टांग दर्द करती है तो सर हमें भी यहाँ पे होगा। यकीन जाने कि बाहर कोई और क्लास नहीं आई हुई। इवनिंग वालों ने भी अभी लेट आना है, तो कोई और क्लास भी नहीं है। सो एनी हाउ बच्चे, मुझे एक चीज ध्यान में रखिए कि वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कंटिन्यूसली ये बातें नहीं होती थी, कंटिन्यूसली मुझे पता होता था कि मैं इतना डिलीवर कर लूंगा। अभी भी ये हो रहा है कि जब पहले सिमुलेशन की लैब्स होती थी तो आप बाकियों को बताना चाहेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट बात देखिए आपका टीचर मिस कर रहा है। सो एनी हो होता ये था कि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ये साथ साथ स्टूडेंट्स भी परफॉर्म करते थे। सो नेक्स्ट लैब के अंदर हम लोग ये भी काम करेंगे, मैं जो भी लाइन लिखूंगा आप लोग साथ साथ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसका वो 3 घंटे का मतलब 3 घंटे ही होता था। सो जो आपके जेल में एक हवा क्रिएट होया हुआ ना कि दरम्यान में वक्फा, तो वक्फे के लिए फिर आए ही ना, ठीक है, वक्फा ही चलेगा फिर, ठीक है। सो भूल के आए कि वक्फा होगा 3 घंटे का मतलब 3 घंटे ही होगा। आज तो मैं फर्स्ट लेक्चर था इस वजह से मैंने चले कहा ठीक है कोई घंटा 1.5 घंटा बैठने की प्रैक्टिस होगी ना, तो उसके बाद जो है ना कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो बच्चे यहाँ तक कोई मसला है तो आप लोग पूछ लें, कोई छोटी सी बात भी समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये ना हम लोग भी शेयर करके शेयर करूंगा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए, ये बाद में बात हो सकती है जो भी उसने पूछा। सो बच्चे यहाँ तक भी मसला। सो अब मैं क्या काम करूंगा, 1D रे के अंदर तमाम फंक्शंस 1 से एक मरतबा बना लूंगा, फिर हम लोग उसकी कॉलिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। सो मैं वापस 1D रे में जाके ये मैंने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है। अब मैं पहले फंक्शन बनाऊंगा, जो पहले प्रीवियस फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे जाता रहेगा और जो नया फंक्शन होगा वो सामने रहेगा, अदरवाइज मुझे बार बार नीचे जाना पड़ेगा चीज को समझाने के लिए। सो यहाँ पे अब मैं सपोज करें कि एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें 2 1D रे में पास करूंगा, उन दोनों 1D रेस को वो क्या करेगा, ऐड करवा के उसका रिजल्ट क्या करेगा, मुझे रिटर्न करवाएगा। उसका रिजल्ट क्या करेगा, रिटर्न। आप दोनों रेस को ऐड करेगा तो रिजल्ट भी एक क्या होगी, एक रे होगी, तो उसकी रिटर्न टाइप फिर मुझे क्या रखना पड़ेगी, अरे टाइप की रखनी पड़ेगी। अब C++ में आप लोगों ने कभी भी अरे को रिटर्न नहीं करवाया होगा, ACB में शायद ये करना था लेकिन वो उन्होंने नहीं करवाया होगा, फिर या फिर आप लोग फेंकते जाएंगे सब कुछ उनके ऊपर। सो यहाँ पे ये बड़ा आसान होता है ना, बंदा प्रीवियस टीचर के ऊपर एम खाम में फेंकी जा रहा होता है चीजें पब्लिक। सो यहाँ पे मैंने उस अरे रिटर्न करवानी है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट। मैं मुझे यहाँ पे साइज वगैरह पास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऐड इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे मैं a पास कर देता हूँ, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट,
और साथ क्या कर दूंगा, बी पास कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और समझ लिया, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पे वो ऐड के नीचे रेड कलर की लाइन लगा रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे एरर है। एरर वो जस्ट इस वजह से कह रहा है कि आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखी हुई है इंटीजर अरे, तो जब तक आप इस पूरे फंक्शन में से रिटर्न नहीं करवाते कोई चीज, तब तक ये एरर वहां पे रहेगी। मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा ना, आप देखिएगा कि वहां पे जो है ना ये एरर रहेगी तब तक जब तक मैं अरे रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिख देता। सो यहाँ पे मैंने मुझे इन दोनों अरेज को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके, अब यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली एक अरे जो है सम सॉर्ट ऑफ वेक्टर है, तो अगर दो वेक्टर्स को आप लोग ऐड कर रहे हैं तो दोनों का साइज क्या होगा, या दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैं आप ए डॉट लेंथ कर लें या बी डॉट लेंथ कर लें, आपके पास एक ही बात होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप ए डॉट लेंथ कर लें तो वो ऑटोमेटिकली उस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। सो मैंने इसका रिजल्ट क्या करना है, इन दोनों का रिजल्ट जी अरे में स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे मेरे पास जी अरे होनी चाहिए। अब देखिए इस जी अरे का साइज क्या होगा, यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन है। ना तो एक एरे का साइज का पता है ना बी के पता है, लेकिन हम उनकी लेंथ गेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका साइज भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ए डॉट लेंथ क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि जितना ए का लेंथ होगा और ए का साइज होगा ऑब्वियसली उतना बी का होगा, उतना ही फिर रिजल्टेंट वेक्टर का साइज होगा। ठीक है, उतनी डायमेंशन होगी, साइज सॉरी नहीं, उसकी उतनी क्या होंगी, डायमेंशन होगी। सो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, जी ओ फाइव इज इक्वल टू ए ओ फाइव प्लस बी ऑफ, यानी कि एडजेसेंट्स को वो क्या करे, ऐड कर दे। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लूप से बाहर आके सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न जी कर देता हूँ। अब देखिए मुझे जी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज करनी, उसकी वजह क्या है कि जो चीज यहाँ से रिटर्न हो रही है, जी रिटर्न हो रहा है, उसकी डाटा टाइप और यहाँ पे लिखी हुई डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर इंटीजर होता तो ऑब्वियसली जब मैं जेड अरे रिटर्न करवाता तो वो एरर देता। ठीक है, अब यहाँ पे जेड इंटीजर टाइप की अरे है और जहाँ से जो रिटर्न होना है वो भी क्या है, इंटीजर टाइप की एक अरे है। ठीक है, अब मैं इसको साथ वहाँ पे कॉल करता हूँ, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जाके मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। अब ओडी डॉट एड का फंक्शन है, उसमें मैंने यहाँ पे देखिए वो अगेन कह रहा है ऐड फंक्शन जो है वो 1D अरे का फंक्शन है, इसने क्या रिटर्न करवाना है, इंटीजर टाइप की अरे। इसको पास क्या करना है, दो इंटीजर टाइप की अरे पास करनी है। तो ये मेरे पास x और y बने हुए हैं, इनको मैं यहाँ पे क्या करूंगा स्टोर, और इनका रिजल्ट क्या करूंगा, इंटीजर टाइप की एक अरे यानी कि मैं जी में स्टोर करवा लूंगा। सॉरी यहाँ पे अब एरर देगा। ठीक है, ये फंक्शन वहां पे क्या कर रहा था, इंटीजर टाइप की अरे रिटर्न करवा रहा था। तो इसका आंसर मुझे किस में स्टोर करवाना पड़ेगा, इंटीजर टाइप की अरे में ही स्टोर करवाना पड़ेगा। अब इसे जी को मैंने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैसेज लिख लूँ कि एडिशन ऑफ अरेज अगेन यहाँ पे मैंने ओडी डॉट डिस्प्ले और इसमें मैं क्या करूंगा, जी पास कर दूंगा। अब देखिए डिस्प्ले का फंक्शन मैंने तीन अरेज के लिए तीन मरतबा यूटिलाइज कर लिया है। तो अगर मुझे यहाँ पे हर मरतबा ये लिखना पड़ता कोड, यहाँ पे भी लिखना पड़ता डिस्प्ले का, यहाँ पे भी डिस्प्ले का, और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले का कोड लिखना पड़ना था। ठीक है, सो जैसे मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा अपार्ट फ्रॉम एनी एरर, मुझे यहाँ पे जाके इसको शेयर करना पड़ेगा फॉर द रिमोट ऑडियंस। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अरे, सेकंड अरे एंड रिजल्टेंट अरे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।